वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म का ही सब टाइप है, बट थोड़ा सा ये डिटेल्ड वर्जन है, एडवांस है। इसके ऊपर बहुत सारी आजकल की जितने भी हमारे कायरल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ड्रग की सिंथेसिस है, वो सारा में स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए इसको अलग से ही पढ़ा जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन आता है और इसको आप लोग हायर स्टडीज़ जब हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में तब इसको पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूँ जैसे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में बात करूँ तो हम लोग आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं, तो इसको अगर पढ़ेंगे तो हम लोग बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के टॉपिक्स में पढ़ा जाता है। थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन की और थोड़ा सा एडवांस टॉपिक होता है, तो इसको हम लोग अलग से करते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने जो आइसोमेरिज्म का बनाया था उस पर मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को थोड़ा डिटेल में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली समझ सकते हैं। और इस वाले वीडियो को, ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, तो हो सकता है अगर एक वीडियो में कवर अप नहीं होगा तो मैं इसको 2 वीडियोज़ में कवर अप करूँगा, क्योंकि इसमें जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है उसको करना, असाइन करना आ रहे हैं कि ऐसे हमारे एनेंटियोमर्स को बताना, वो सारी चीज़ें हैं। बट उससे पहले इसका जो बिट्स एंड बाइट है, स्मॉल स्मॉल वर्ड्स है जो पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं, हर एक वर्ड को हम लोग डीप में और बेसिक से समझेंगे ताकि आपका ये बेसिक वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो आई होप आप लोग रेडी हैं इसके लिए। तो अपने जो भी नोट्स के लिए अपने बुक और पेन है वो प्लीज़ अपना नोट डाउन करने के लिए शुरू कर दीजिए। मैं एक एक वर्ड्स को, जितने मेरे वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स जब भी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर हम लोग एसिमेट्री पढ़ते हैं, कायरलिटी पढ़ते हैं, तब ये सारे वर्ड्स बहुत आते हैं। तो हर एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स बिगिन इट। तो क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म? एक टाइप का आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था कि आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो जो उसमें एक टाइप था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था बट आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपकी पोजीशन डिफरेंट थी, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस थे। ऐसे करके हमने कीटोन था, किसी में इनॉल था, तो ऐसे करके हमने बहुत सारे पढ़े थे। यहाँ पर क्या होता है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी हद तक सेम होती हैं फिजिकल वाली अगर अपीयरेंस की बात करें तो। बट डिफरेंस क्या होता है? 3D ओरिएंटेशन। हमें मालूम है कि हमारा मॉलिक्यूल 3D स्पेस में जो उसके 4 ग्रुप लगे हुए हैं वो किस तरीके से अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप ऊपर आ रहा है, कौन सा ग्रुप नीचे आ रहा है, वो सारी चीज़ें अब स्टडी करते हैं उसका 3D ओरिएंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो जो 3D में हम लोग स्पेस में जो ओरिएंटेशन हो रहा है, कौन सा ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, वो सारी स्टडी हम लोग करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो स्टीरियो केमिस्ट्री इज दैट आइसोमेरिज्म वेयर वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चरल या 3D ओरिएंटेशन ऑफ एनी एटम और इट्स पोजीशन इन द 3D स्पेस। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहली प्री रिक्विजिट होती है हमारी, सबसे पहला वर्ड जो आता है वो आता है कायरलिटी का। अब कायरलिटी क्या होता है, बहुत बार सबने सुना होगा कायरलिटी क्या होता है, तो इसको आज हम लोग यहाँ इजी में समझते हैं। हमारा कार्बन है, कार्बन के पास 4 वैकेंट एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। दैट मीन्स उसकी वैलेंसी 4 है और वो 4 एटम्स को अपने साथ अटैच करके कोवलेंट बॉन्ड करके अपने आप को स्टेबल मॉलिक्यूल बना सकता है। सो इट नीड्स 4 एटम। अब ये 4 एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा मीथेन है, मीथेन में ये चारों के चारों हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेता है। अब अगर ऐसा हो कि मेरे ये 4 ग्रुप हों कार्बन के ऊपर, A1, B1, C1 और D1, ये 4 ग्रुप्स हो और ये चारों ग्रुप अलग अलग हो जाए, ये चारों डिफरेंट ग्रुप्स हों, सो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, ये वाला जो कार्बन होता है इसको हम लोग स्टार मार्क करते हैं और इसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। सो दिस इज ओनली द कायरल कार्बन। द कायरल कार्बन इज दैट कार्बन दैट bears all the 4 different groups in all that has all 4 different groups in a different one. So for example मेरा कार्बन है, ये एक तरफ मैंने ब्रोमो लगा दिया, एक तरफ मैंने H लगा दिया, एक तरफ मैंने CH3 लगा दिया और एक तरफ मैंने I लगा दिया। नाउ यू ऑल कैन सी ये चारों ग्रुप क्या हैं आपके, डिफरेंट है। तो ऐसे कार्बन को जिसके 4 ग्रुप हैं, जो 4 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है वो डिफरेंट होते हैं, ऐसे कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को कायरलिटी बोलते हैं और जब ये प्रॉपर्टी कायरलिटी वाली आ जाती है देन वी विल टर्न अप इनटू ये डिफरेंट जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है या ऑप्टिकल एक्टिविटी पे लैंड करते हैं। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई हमारी कि कायरलिटी क्या होती है। तो कायरलिटी मतलब जब कार्बन है हमारा, जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है दैट मीन्स वो हमारा कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन होने से, जब चारों ग्रुप डिफरेंट होने से, तो ये हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है।
एसिमेट्रिकल मतलब इसके अंदर कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट से इसको कट नहीं कर सकते। ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री इसमें से खत्म हो गया क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे सारे ग्रुप H होते तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री रहता। तो दिस इज एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। जब एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाता है तो कायरल मॉलिक्यूल आर जनरली एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कायरल होना चाहिए, पहली कंडीशन उसकी, कायरल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। और उसके बाद वो क्या कर सकता है, एक हमारा पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर से वो प्लेन पोलराइज लाइट पास करती है। तो वो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट के जो अलग अलग फोटॉन्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम फैशन में घूमते हैं। जैसे ही हम लोग इस मॉलिक्यूल को, ऐसे कायरल मॉलिक्यूल को अगर पास कराते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उन पार्टिकल्स को या तो लेफ़्ट की तरफ रोटेट कर देता है या वो राइट की तरफ रोटेट कर देता है। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोमर, जनरली एनैंशियोमर होता है या फिर एक कायरल मॉलिक्यूल। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कायरल मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। जो PPL की लाइट है उसको या तो लेफ़्ट की तरफ रोटेट कर दे या उसको राइट की तरफ रोटेट कर सकता है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कायरल मॉलिक्यूल्स या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में होती है। अगर कोई हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है या ए कायरल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कायरलिटी नहीं है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर सकता है। तो ये एक वन ऑफ द मेथड होता है टू आइडेंटिफाई हमारा मॉलिक्यूल जो हमने बनाया है वो कायरल है कि नहीं है। कोई भी आपने कंपाउंड बनाया है, मॉलिक्यूल बनाया है, उसको आप ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए पोलैरीमीटर में डाल दीजिए। अगर हमारी एक्टिविटी उसके अंदर प्लस या माइनस में आ रही है दैट मीन्स हमारा मॉलिक्यूल के अंदर कोई कायरलिटी प्रेजेंट है। अगर वो जीरो आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है, दैट मीन्स वो हमारा इनएक्टिव या रेसिमिक मॉलिक्यूल है, ए कायरल मॉलिक्यूल है। तो ये बात भी क्लियर हो गई हमारी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और टुवर्ड्स राइट साइड। जब वो लेफ्ट साइड में रोटेट करती है तो उसको माइनस से डिनोट करते हैं, जब राइट में करती है उसको प्लस से। ठीक है, और भी इसका होता है इसको R बोलते हैं, इसको S बोलते हैं। इन सब में हमें डिटेल में जब हम लोग इनका नोमेनक्लेचर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब समझेंगे। तो इस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी समझा दिया मैंने, एसिमेट्री को भी समझा दिया। एसिमेट्री का मतलब कुछ नहीं है, कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट, कार्बन जो हमारा सेंट्रल कार्बन एटम है उसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं मौजूद होनी चाहिए। सिमेट्री का मतलब है या तो उसको दो ऐसे कोई मॉलिक्यूल हो या उसको ऐसे करके इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, इंक्लाइंड प्लेन में, किसी भी एक प्लेन में अगर किसी भी तरीके से अगर हम उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो हम लोग उसको सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा, तो इसको अगर मैं यहाँ से तोड़ूंगा तो यहाँ भी सिमेट्रिकल है, यहाँ भी सिमेट्रिकल है, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। सो इफ़ वी हैव अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसके अंदर कायरलिटी प्रेजेंट नहीं होगी। और कायरलिटी जब प्रेजेंट होती है या ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है देन ओनली इट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, ये पार्ट क्लियर हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आते, इसी को मैंने ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव भी बता दिया मैंने कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर कायरलिटी प्रेजेंट होगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इनएक्टिव होने के लिए उसके अंदर सिमेट्रिकल होना चाहिए या फिर ए कायरल। तो ए कायरल कंपाउंड्स जितने होते हैं वो सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और ये वाले कायरल कंपाउंड्स होते हैं। इसमें हम लोग एक और वर्ड पढ़ेंगे मीज़ो कंपाउंड्स के बारे में, वो भी डिटेल में डिस्कस करूँगा मैं आगे जाकर। तो वो भी आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब क्या होता है, एनैंशियोमर्स आ गया और एशियोमिक मिक्सचर आ गया, दो चीज़ें आ गई। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी पे बात करते हैं। हमने पढ़ा कि हमारे दो टाइप के कायरल मॉलिक्यूल्स हैं जो ये क्या कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को, अगर मैं बाकी सबको हटा देता हूँ, हमने पढ़ा था कि वो क्या कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट है हमारी PPL, उसको शॉर्ट में PPL बोलते हैं, या तो वो लेफ़्ट की तरफ रोटेट कर रहा है या उसको राइट की तरफ। कायरल मॉलिक्यूल दो ही एक्टिविटी शो करेंगे, या तो वो राइट की तरफ रोटेट करने वाले प्लेन पोलराइज लाइट को या लेफ़्ट की तरफ। तो कुछ होते हैं जो राइट की तरफ रोटेट करते हैं, उनको हम लोग जनरली R से डिनोट करते हैं, कुछ होते हैं उनको S से डिनोट करते हैं। इनके फुल फॉर्म्स अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एनैंशियोमर्स। ठीक है, तो एनैंशियोमर्स को क्या बोलते हैं, विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। पहली चीज़ है ऑप्टिकल एक्टिविटी है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स
कायरल हैं, कायरल होंगे तभी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव है और प्लेन पोलराइड को ये रोटेट करने की क्षमता रखते हैं बिकॉज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। और ये क्या होते हैं, एक वर्ड आपके पास आएगा मिरर इमेजेस और एक आता है नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ये तो मैं आपको इजीली प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ कि यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा ये मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल ए है और ये है बी है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि जो सेंट्रल कार्बन एटम उससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं ए बी सी डी, और इधर भी 4 ग्रुप लगे हुए हैं ए बी सी डी। इसमें मैंने 2 बॉन्ड तो प्लेन बनाए हैं, एक डैश बनाया है, एक वेज बनाया है। अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि जो प्लेन वाले होते हैं वो तो आपके कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, ऐसे कुछ होती है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्लेन्स में होते हैं, इन प्लेन होते हैं। ये वाले 2 एटम्स होते हैं प्लेन में होते हैं, एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है। तो 4 एटम्स हैं तो 2 तो प्लेन में होंगे, तो ये 2 मॉलिक्यूल हैं, हम समझ सकते हैं कि ये दोनों प्लेन में है, ए और बी मॉलिक्यूल। अब सी वाला जो वेज बॉन्ड होता है, डार्क बॉन्ड होता है, वो हमेशा अबव द प्लेन होती है टुवर्ड्स द रीडर। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ मॉलिक्यूल को तो मेरी तरफ मॉलिक्यूल है वो सी है, और जो डी वाला मॉलिक्यूल है वो मेरे से दूर है, सबसे दूर है, मतलब बिलो दी प्लेन है। तो ये डैश बॉन्ड को बिलो दी प्लेन बोला जाता है, वेज बॉन्ड को अबव दी प्लेन बोला जाता है, और ये दोनों जो बॉन्ड्स होते हैं सिंपल लाइंस वाले, इनको इन प्लेन बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल को अरेंज किया गया है। अब मैं अगर इसकी मिरर, यहाँ मैंने मिरर रख दिया, अब मिरर रख दिया और मिरर रख के मैंने इसकी इमेज बनाई, तो मुझे कुछ ऐसी इमेज दिखाई पड़ेगी कि जो राइट साइड था वो लेफ्ट हो गया, जो लेफ्ट साइड था वो राइट हो गया, और कुछ नहीं। ए ऊपर का ऊपर है, डी नीचे का नीचे, इन दोनों में चेंजेस आए हैं। तो ये क्या होती हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। अब मिरर इमेजेस हैं, अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजिबल होती हैं, मतलब सुपर इम्पोजिबल मतलब मैं इसको उठा के अगर इसके ऊपर रख दूँ और वो एग्जैक्टली फिट बैठ जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और अगर ये मिरर इमेजेस इसको उठा के इसके ऊपर रखूँ मैं, तो वो क्या होगा, अगर वो फिट नहीं बैठ रहा है तो वो क्या होती हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस, और वो क्या होते हैं, आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊँ, ये मेरा एक हाथ है, ठीक है, और ये एक हाथ है, तो ये राइट और लेफ्ट हैंड है। इसको अगर मैं, ये दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे की, क्योंकि यहाँ ये जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड हो गया, राइट बिल्कुल मिरर इमेजेस है। अब मैं अगर एक को उठाकर सुपर इम्पोज करा रहा हूँ, सुपर इम्पोज कराया दूसरे के ऊपर, तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल है, नहीं है, क्योंकि ये आपका ये वाला थंब और ये वाला थंब आपका अलग अलग हो गया। सुपर इम्पोजिबल मतलब होता है कि अगर एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। मेरी 2 मिरर इमेजेस है, एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बना रहे हैं। तो दीज आर, यही क्या होते हैं, ये हमारे इनएंशियोमर्स होते हैं। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। पहली चीज़, ये दोनों अगर मॉलिक्यूल की बात करूँगा, इसको मैं उठा के ऊपर रखूँगा तो बी वाला पार्ट इधर चला जाएगा, डी इधर ही रहेगा, सी वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे पर फिट नहीं बैठ रहे। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट करेंगे, और ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एनएंशियोमर्स बोलते हैं। एनएंशियोमर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, एक अगर आपका लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा तो दूसरा आपका राइट साइड में रोटेट करेगा। एक कंपाउंड के 2 एनएंशियोमर्स होते हैं, एक राइट साइड में रोटेट करने वाला होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है रोटेट करने वाला। तो दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो एनएंशियोमर्स की जब भी डेफिनेशन आ जाएगी तो वो मिरर इमेजेस होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड को इधर राइट में रोटेट करते हैं या लेफ्ट में रोटेट करते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम लोग एनएंशियोमर्स बोलते हैं। अब लास्ट में आता है, और मेरे को आप हिसाब से आपको ये सुपर इम्पोज भी समझ में आ गया होगा, एक के ऊपर दूसरे को उठा, एक मिरर इमेज को दूसरे को इम्पोज कराना, और उसके बाद चेक करना कि वो डायरेक्टली फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर वो एकदम ही इम्पोजेबल है देन दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर वो एक दूसरे पे फिट नहीं बैठ रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, देन दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो जहाँ भी एसिमेट्रिकल ऐसी चीज़ें शब्द आ रहे हैं जो मतलब कि नॉन इक्वालिटी शो कर रहे हैं, दैट आर ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो और लास्ट में हमारा वर्ड है रेसिमिक मिक्सचर का। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, मैंने बोला था एक एनएंशियोमर हमारा प्लस होता है, एक एनएंशियोमर माइनस होता है, ये दोनों जनरली 50-50% होते हैं। तो मतलब कि ये आधा आधा होते हैं, इक्वल रेशियो इनका 1:1 होता है किसी कंपाउंड में। जब किसी कंपाउंड में दोनों का रेशियो 1:1 होता है, मतलब आधा % उसका
प्लस वाला इनैंशियोमर है, आधा माइनस वाला है, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो क्या अब क्वेश्चन बनता है कि रेसिमिक मिक्सचर क्या हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? तो हमारा रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आधी एक्टिविटी प्लस की चली गई, आधी माइनस की, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी, मतलब दोनों एक्टिविटीज़ कंबाइन हो जाती हैं। तब हमारा मॉलिक्यूल क्या जो मिक्सचर होता है वो रेसिमिक होता है, वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इसमें से अगर अभी तक मैं देखूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप हो गए हैं कि हमें कायरलिटी समझ में आ गया, जब कार्बन की चारों डिफरेंट ग्रुप होते हैं उसको कायरल बोलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछी जाएगी तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट में रोटेट करने की जो एबिलिटी होती है कायरल मॉलिक्यूल्स की, उसको ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। एसिमेट्री का मतलब कायरलिटी होता है, जब किसी कार्बन या सेंट्रल एटम के चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उनके अंदर सिमेट्रिकल कंपाउंड मॉलिक्यूल ना बने, तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ना होती है, तो उसको हम लोग एसिमेट्रिकल बोलते हैं। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे दो कायरल कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट करते हैं, वो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की, और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। और लास्ट में रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? दो इनैंशियोमर्स का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूट, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर इक्वल कंसंट्रेशन में आपका प्लस वाला और माइनस वाले दोनों इनैंशियोमर्स होते हैं। तो आई होप ये वाला पार्ट अभी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर कैसे करना है, इसका यूज़फुलनेस क्या होती है। उसके बाद हम लोग समझेंगे इनका जो नोमेनक्लेचर या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि हमारा मॉलिक्यूल ने लाइट को राइट की तरफ रोटेट किया है या लेफ्ट की तरफ, जो नोटेशन होता है उसके आगे आर या एस इनैंशियोमर के आगे लगाना, वो वाली चीज़ भी हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो लेट्स सी दैट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, अब हमने बात कर ली कि मेरा कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई आइसोमर है, एनैंशियोमर वगैरह है, डायस्टिरोमर्स है, तो उनमें हमारा क्या होता है ये चीज़ कि उसकी मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो मेजरमेंट करने के लिए हमने बात करी थी कि पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके अंदर हम सैंपल को रखते हैं, सैंपल के ऊपर फिर लाइट को पास कराई जाती है वेवलेंथ, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एंड देन वी रिकॉर्ड कि उसकी एब्जॉर्बेंस क्या होती है। तो जनरली हम लोग जो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग ये क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन। हर एक कायरल मॉलिक्यूल की अपनी रोटेशन पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे फिक्स रहती है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है तो कंसंट्रेशन पे फिक्स रहती है। तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है एट पर्टिकुलर, डी का मतलब होता है वेवलेंथ। हम लोग जब लैम्प यूज़ कर रहे हैं, जो लाइट पास करा रहे हैं जो एब्जॉर्बेंस के लिए, वो पर्टिकुलर फिक्स लाइट करते हैं। ऐसा नहीं है एक सैंपल के लिए दूसरा लैम्प यूज़ कर रहे हैं, एक के लिए दूसरा। तो लैम्प जनरली सोडियम का 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है उसकी, उस पर हम लोग चेक करते हैं। टी हमारा टेम्परेचर जनरली एम्बिएंट टेम्परेचर ही 25 या 20 डिग्री लेते हैं, और अनटिल अनलेस वो मेंशन हो में। तो जो भी टेम्परेचर भी ले रहे हैं वो भी हम लोग को रिकॉर्ड करके सेम लेना है कि सेम टेम्परेचर पे ही हम लोग जितनी भी रीडिंग्स लेने वाले हैं सारे सैंपल्स की, वो सेम रीडिंग पे लें हम लोग। उसके बाद एल क्या होता है, हमारी लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, जो हमारे अंदर जिसमें सैंपल डालते हैं वो हमारे डिफरेंट लेंथ का, देख 1 ml का आता है, 0.5 ml का आता है, ऐसे करके 2 ml के आते हैं। वो डिपेंड ऑन कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ड्रग्स की, कितना सैंपल यूज़ करने वाले उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तो वो भी हमारा कैलकुलेशन का पार्ट बनता है। फिर हमारी कॉन्सेंट्रेशन सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन जनरली ग्राम पर ml में निकालते बनाते हैं, तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सैंपल की वो भी हमारी फिक्स रहती है कि हम लोग ने 1 ग्राम पर ml का लिया या 100 मिलीग्राम पर ml का लिया, जो भी लिया होगा व्हाट्सएवर, वो सारी चीज़ें हमें फिक्स करके रिकॉर्ड करनी पड़ती है। और जो वैल्यू जब हम लोग ये सारी चीज़ें करके सैंपल को डालते हैं और शुरू करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है, ये डिग्रीज़ में हमें मिलता है। या तो हमें प्लस में मिलेगा आंसर +8.0 या +0.08 या -0.08, ऐसे होता है। तो सपोज़ करिए अगर मेरे 2 इनैंशियोमर्स होंगे और मैंने उनके अगर सब कुछ सारी चीज़ें सेम रखी है, कॉन्सेंट्रेशन भी इवन सेम रखी है, तो मेरे को अगर एक की वैल्यू +008 आ रही होगी तो एक की -008 मिलनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग पता लगाते हैं कौन सा प्लस वाला आइसोमर है, कौन सा माइनस वाला आइसोमर है, मतलब किसने लाइट को राइट की तरफ रोटेट किया होगा, किसने लेफ्ट की तरफ रोटेट किया होगा, उस तरीके से हम लोग उसको असाइन करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन इनैंशियोमर। तो जनरली ये वाला काम सिर्फ हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ ही कर सकते हैं, कायरल कंपाउंड्स के साथ ही कर सकते हैं जिनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ए कायरल कंपाउंड्स इसकी अगर वो होगी तो वैल्यू नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अपने सैंपल में रेसिमिक मिक्सचर डाल दिया है, उसकी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें आंसर में 0 मिलेगा, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, 0 पे आंसर आ जाएगा, कोई रोटेशन होगा नहीं क्योंकि वो लाइट को रोटेट ही नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। और समझते हैं कि अब इसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अभी एग्जाम्पल कोट किया था
तो ये आप एक कार्बन दिख रहा है आपको, सेंट्रल कार्बन, जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है। ये मॉलिक्यूल कौन सा है आपका? लैक्टिक एसिड का है। अब लैक्टिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है ये, तो एक आपका एक इनैंशियोमर आपको ये दिख रहा है, एक इनैंशियोमर आपको ये दिख रहा है। तो अगर मैं इसका वो देखूँ, क्या कहते हैं, तो ये जो है जो लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, तो अब इसमें कौन सा हमारा प्लस का होने वाला है और कौन सा हमारा माइनस का होने वाला है, मतलब कौन सा हमारा आर फॉर्म का है, इसकी कि किसके आगे हमें प्लस लगाना है या किसके आगे हमें आर लगाना है, किसके आगे हमें एस लगाना है, वो चीज़ कौन बताएगा? क्योंकि इनैंशियोमर होगा तो उसमें हमें उसका आर या एस कॉन्फ़िगरेशन करना ना असाइन करना बहुत ज़रूरी, उसके आगे नाम के आगे आर लिखना या एस लिखना या प्लस लिखना या माइनस लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब वो कैसे किया जाता है? आर और एस क्या होता है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन को आर बोलेंगे, कौन से कॉन्फ़िगरेशन को एस बोलेंगे, इसका कौन से रूल होते हैं, तो वो क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर मैं इस पर कवर अप करता हूँ, तो उसको मैं अलग से बनाऊँगा और साथ में ही अटैच कर दूँगा इस वीडियो के साथ, ताकि दोनों वीडियोज़ को आप साइमल्टेनियसली एक साथ पढ़ सकें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आर एस नोमेनक्लेचर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में डिटेल में आपको समझ में आ जाए। साथ साथ में मेरे पास अभी मीज़ो कंपाउंड और डाइस्टीरियोमर्स भी बताना रह गया है, तो वो वाला पार्ट भी मैं उसी वीडियो में कवर करूँगा। सो टिल देन आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। और आप लोग क्या करिएगा कि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करता हूँ तो उसको भी वॉच अप कर लीजिएगा, सो दैट आपको ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट ईजी हो जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने का, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे GPAT का होगा एग्ज़ाम या नेट के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन बहुत पूछा जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर एक पूरा CIP रूल्स के ऊपर, आर एस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर पूरा एक 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन लाइकलीनेस होता है जो आ जाता है। तो इसलिए अगर उसके बेसिक्स आपको क्लियर हो गए हैं तो आप काफ़ी इजीली आप आर और एस असाइन कर सकते हैं अपने इनैंशियोमर्स को। सो आई विल कवर दैट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।